केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट। 3 लड़कियों की कहानी, 32,000 की बदनामी, द केरला स्टोरी, जिस पर लगातार विवाद चला हुआ है। 3 साल पहले जो है इस फिल्म की शूटिंग हुई थी और हमारे साथ चर्चा में मौजूद है डॉक्टर एस भारत जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मानवाधिकार सहायता संघ के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। हमारे साथ में सूरज पाल सिंह राणा जी हैं। हमारे साथ में विप्रेश राणा जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मानवाधिकार सहायता संघ के। बहुत बहुत स्वागत है विप्रेश साहब आपका। हमारे साथ में अग्रल जी हैं, जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। स्वागत है आपका अग्रल साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 32,000 बेटियां गायब हो गई। 32,000 बेटियों के साथ में इतना बड़ा अनर्थ होता रहा और सरकार सोती रही। जी अग्रल साहब। जी देखिए, जिस प्रकार से ये जो द केरला स्टोरी का विषय आपने उठाया है, ये बहुत आवश्यक है। जनता को ये मालूम पड़ना चाहिए कि किस प्रकार से इस देश में ये कार्य चल रहे हैं, ये कृत्य चलाए जा रहे हैं, ये अंडरग्राउंड इस प्रकार के इलीगल एक्टिविटीज जारी हैं। तो इनके ऊपर काबू पाना, इनके ऊपर नकेल कसना बहुत आवश्यक हो चुका है आज के समय में। जिस प्रकार से जो गैर कानूनी कार्य किए जा रहे हैं, वो आप कहीं भी देख सकते हैं। जो गैर कानूनी कार्य है, गैर कानूनी कार्यों को रोकना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से बहन बेटियों के साथ गलत कार्य हो रहा है तो उसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। और ये केरला की पुलिस क्या कर रही थी इसमें, केरल की पुलिस की ये सर्वप्रथम केरल पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। तो उनको ये देखना चाहिए कि उनको अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए और वहां की सरकार को भी ये जवाबदेही तय करनी चाहिए कि इस प्रकार की घटना उनके राज्य में कैसे घट गई, किस किस प्रकार से ये घटना घटी है, किस प्रकार से ये घटित हुई है। तो इसको रोकथाम के लिए क्या उन्होंने किया है, क्या कदम उठाए गए हैं। तो ये मीडिया के द्वारा भी, मीडिया का भी ये कर्तव्य बनता है कि मीडिया को भी इसकी आवाज उठानी चाहिए और जो केरल की सरकार है उसकी भी जवाबदेही बनती है। और क्यों उन्होंने, यदि वो केरल सरकार बेबस थी, लाचार थी, उनके बस की कुछ कार्य करना नहीं था इसकी रोकथाम के लिए, तो क्यों उन्होंने केंद्र सरकार को नहीं कहा, क्यों उनके द्वारा नहीं कहा गया। तो ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत जी बड़ी ये बात है। तो इसके ऊपर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होगा। यदि ये इस प्रकार के कार्य, इलीगल एक्टिविटीज देश में चलती हैं, तो इससे देश को बहुत बड़ा खतरा है, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ क्यों वहां की पुलिस इस प्रकार से कर रही है, इसके ऊपर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है मेरे। जी डॉक्टर भारत जी, देश के अंदर इतनी बड़ी घटना जो है होती रही, उसको अंजाम दिया जाता रहा, तब तो ये लोग रोक नहीं पाए। लेकिन आज जब फिल्म बनी, मूवी के माध्यम से जब वो सच दिखाया जा रहा है, तो तकलीफ क्यों हो रही है, पेट में दर्द क्यों आखिर हो रहा है। जो लेफ्टिस्ट गैंग जो है आज ये जो दावे कर रहा है कि इसको नहीं करना चाहिए, धार्मिक भावनाएं भड़क जाएंगी, धर्म भड़क जाएंगे, लोग भड़क जाएंगे, उनकी भावनाएं आत हो जाएंगी। लेकिन उन 32,000 बेटियों का क्या, वो कहीं बाहर की थी, भारत के अंदर की बेटियां थी और उनके साथ ये सब गलत हो रहा था, तब तो कोई नहीं बोला। जी, सबसे पहले मेरा आप सभी को प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, ये जो स्टोरी है द केरला स्टोरी, जो मूवी जो बनी है ना, ये फिल्म जो है किसी जाति और धर्म के ऊपर नहीं है। ये जो फिल्म है ये आतंकवादी संगठनों के ऊपर है कि कैसे हमारे देश से हमारी ही बहन बेटियों को भ्रमित किया जाता है, कैसे उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, कैसे उनको आईएसआई एजेंट बनाया जाता है, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है। इस बीच में इस पिक्चर में जो मैन लीड रोल जो कर रही हैं, इस मूवी की जो हीरोइन है अदा शर्मा जी, उनकी तरफ से एक 2 मिनट का एक जवाब भी आया सभी के लिए कि इस पिक्चर को बड़े ध्यान से सबको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो कमजोर पक्ष है तो वो है हमारी बहन और बेटियां। सबसे ज्यादा जो समस्या है वो हमारी बहन और बेटियों के ऊपर है। यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पर किसी धर्म विशेष
ये स्टोरी नहीं है। इसमें ईसाई भी लड़कियां हैं, इसमें हिंदू भी हैं। तो ये जो स्टोरी है ये हमारे भारत के रूप से देखनी चाहिए, भारतीयता के रूप से देखनी चाहिए। जो कंट्रोवर्सी फैलाते हैं, जो एक दूसरे को लालछन लगाते हैं कि हम जो है हिंदुओं के साथ में हो रहा है, या मुस्लिमों के साथ में हो रहा है, या ईसाइयों के साथ में हो रहा है, उससे पहले एक देश की बेटी के साथ में ये दुर्दशा हो रही है। सबसे पहले अगर हमें इसके बारे में, इसको अगर मंथन करेंगे इसके ऊपर बैठ करके, तो सबसे पहले ये निकल के आएगा कि हमारे देश में जो हमारी बेटियां हैं उनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें इस चीज को रोकने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर के हम अपनी ताकत को बनाएंगे और उसके बाद इन सब चीजों से लड़ने की कोशिश करेंगे। बोलते ना कि ये 5 उंगली है, जब तक एक नहीं होगी तो ताकतवर नहीं होगा, ना मुट्ठी बनेगी। तो हमको ये सब काम करना चाहिए। जी, हमारे साथ में मनोज जी जुड़ चुके हैं, जो रक्षक फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंडीगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है मनोज साहब आपका। धन्यवाद केशव जी। पैनल में उपस्थित सभी साथियों को लगातार आप जवानों की आवाज जो है उठाते ही आ रहे हैं पूरे देश में। आप जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है तो जवानों की आप आवाज उठाते हैं। बेटियां खतरे में है और बेटियों की आवाज खतरे में है, आप उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या आप जवानों को भी एकजुट नहीं हो जाना चाहिए? मुझे लगता है कि जो जवानों के फाउंडेशन है, जो अन्य जो संगठन है, उनके घरों में भी बेटियां हैं। मुझे लगता है कि 32,000 बेटियों के साथ में आज जवानों के संगठन भी खड़े हो जाने चाहिए, एकजुट हो जाने चाहिए। जो लोगों को लगे कि केवल सैनिक सरहद पर ही सुरक्षा नहीं करते हैं, हमारी बेटियों के लिए घर में भी अगर उनके ऊपर कोई आंख दिखाएगा, कोई आंख उठाएगा, उनके दर्द को जानने की कोशिश नहीं करेगा, तो सैनिक और सैनिक की संस्थाएं का देश के अंदर साथ खड़ा रहेगा। जी जी केशव जी, बिल्कुल सहमत मैं आपसे। बल्कि इसमें सिर्फ सैनिक संगठनों को नहीं, अन्य संगठनों को भी जरूर इसमें आगे आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं तो इस चीज को देखते हुए हैरानी इस बात की है मुझे कि सरकार को इस चीज की क्यों कानो कान खबर नहीं लग पाई समय पे। आपने एक भारत देश के एक राज्य से इतनी बेटियां गायब हो जा रही हैं, भारत जा रही हैं। 32,000 एक छोटा आंकड़ा नहीं होता है, जबकि 32,000 एक सरकारी आंकड़ा है। और असल में कितना ये आंकड़ा हो सकता है, क्या पता कितना ज्यादा तक जा सकता है, इस बारे में तो सोचना एक अलग ही लेवल पे होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंटेलिजेंसी की इसमें एक बड़ी ही फेल्योर रहा नजर आ रहा है, कि शायद इंटेलिजेंसी का बहुत बड़ा फेल्योर है। क्योंकि भारत से बाहर अगर कोई जब जा रहा है देशवासी, चाहे वो बेटी हो या कोई भी हो, तो इंटेलिजेंसी की खबर क्यों नहीं वो पूरी हो पाती इसमें। जबकि ये छोटा मामला नहीं है। हर जगह आजकल धर्म स्थानांतरण हो रहा है, और स्पेशली सारा कुछ ये हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर ही होता है। दूसरे कोई उसको धर्म को परिवर्तन करते रहे, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब भी बात ये आती है वापसी, कोई घर वापसी करता है, कुछ भी करता है, तो हिंदू धर्म के ऊपर सबसे बड़े सवाल उठते हैं। और यही मामला इन बेटियों के बारे में भी है। विदेशों में जाके कि जा कहाँ रही हैं, गई कहाँ है, वो किस चीज से तार जुड़े हुए हैं, ये पूरा मामला एक पूरी जांच करके, और जो भी इसमें दोषी हैं उनको सजा भी होनी चाहिए। और इसमें एक जवाबदेही केरल सरकार की भी बनती है। और साथ ही साथ इसमें कि जो अपना उड्डयन मंत्रालय है, वहां से भी इसकी कुछ जिम्मेदारियां तय की जाए। रही बात संगठनों की, तो इसमें मैं डेफिनेटली आपको आश्वासन देता हूँ, रक्षक फाउंडेशन भी इसमें बिल्कुल आगे आएगी। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें हर संभव प्रयास हम करेंगे इन बेटियों को सम्मान दिलाने का। और बाकी अन्य जो भी संगठन इसमें साथ चलना चाहता है, उनका भी स्वागत करता हूँ जी जी। धीरज भारद्वाज जी, फिल्म चली ही नहीं तो फिर तमाशा कैसा? बाबा बागेश्वर धाम सरकार की तरह पलटियां खोलने लगे हैं क्या कांग्रेस के लोग या फिर अन्य लोग, जो इस चीज को लेकर के दावे कर देते हैं कि ये जो दिखाया जा रहा है उसमें कांग्रेस का तो काला चेहरा नहीं दिखाया जा रहा है, ना ही फिर अन्य संगठनों का काला चेहरा दिखाया जा रहा है। जो लोग आज जो है केस कर रहे हैं, उन बेटियों को दर्द के समझने की बजाय, उनके दर्द को समझने की बजाय और उन चीजों को समझने के बजाय वो कहीं ना कहीं बढ़ावा तो दे ही रहे हैं। इस चीज को अगर रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जिस समय रोकना चाहिए था उस समय आगे आना चाहिए था। आज जो प्रयास कर रहे हैं वो सही है। जी देखिए, सबसे पहले सभी कांग्रेस को नमस्कार देते रहा हूं। आपको कहना चाहता हूँ, ये धीरे धीरे मामले खुल रहे हैं। सनातनियों को, हिंदुओं को हमेशा सताया गया है, और ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। मगर अब लोग हिम्मत दिखाकर मामले सामने आ रहे हैं।
ऐसे ही लोगों ने, जो ये तथाकथित राष्ट्र विरोधी लोग हैं, इन्होंने द कश्मीर फाइल फिल्म से पहले शोर मचाया था। इन्होंने फिल्म नहीं की, मगर एक पूरे देश में माहौल बना दिया कि ये फिल्म एक धर्म के खिलाफ है। ऐसा नहीं करना चाहिए महाराज। आज आप देखो, ये तो केवल 32,000 लड़कियां हैं, उनको छोड़ो आप। भारत के जितने मुसलमान हैं, ये सब कन्वर्टेड हिंदू तो हैं, ये सारे कन्वर्ट हुए हुए हिंदू हैं। कि आप किसी मुसलमान से पूछ कर देखिए, वो 5 पीढ़ी पहले, 6 पीढ़ी पहले हिंदू निकलेगा। ये 32,000 लड़कियों का जो अब ये प्रकरण सामने आया है, चाहे किसी फिल्म के माध्यम से आया है, मगर केरल में ऐसे हुआ है, आपसे बताऊं मैं, जैसे जंगल में कोई गाड़ी, ट्रक पलट जाता है माल का भरा हुआ, और सब उसे लूट लेते हैं, कोई बचाने वाला नहीं होता। केरल में आज तक ये हुआ है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे वामपंथियों की हो, सनातन धर्मियों को हर तरह से लूटा गया है, उनका धर्म भी लूटा है, उनको पनपने भी नहीं दिया। सरकारों ने सनातनी को केरल में हमेशा दबा के रखा है, मगर अब धीरे धीरे हिंदू खुल के सामने आ रहा है। अभी तक तो हमें ये कहते हैं भी लोगों को बड़ी संकोच होता है कि मैं हिंदू हूँ। अब कम से कम देश में खुलेआम कह तो सकता है मैं सनातनी हिंदू हूँ, खुलेगा भी, बहुत सारा खुलेगा। कौन कह रहा है? जी, हमारे साथ में डॉक्टर एस भारत जी जुड़े हैं और उनके तमाम जो है चाहने वाले भी साथ में लगातार मैसेज जो है कर रहे हैं, और वो फिल्म का समर्थन भी जो है कर रहे हैं, और साथ ही जो है वो ये चीज कह रहे हैं कि इस चीज को जो है इसी तरह से अगर आप सब लोगों के जो संगठन है उन तक सबसे पहले इस डिबेट को भी पहुंचाएं, क्योंकि लोग आज तक पर देखते हैं केवल कुछ चेहरे जो है आते हैं। और मैं देखने वाले दर्शकों से भी कहूंगा, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई चीजें हैं, वो भी आप जो है लिख सकते हैं आपके नाम के साथ, आपकी फोटो के साथ। हम बाकायदा इसको जो है स्क्रीन पर भी दिखाएंगे आपके नाम के साथ वो सवाल जो है, और सवाल का जवाब जो है बैठे हुए पैनलिस्ट भी जो है वो देंगे। जी, एस भारत जी, आपने जो है ये चीजें तो देखी कि 32,000 बेटियों के दर्द को रोकने के लिए तो लोग आगे आए, क्या आज के दौर में उनके साथ सहानुभूति के लिए नहीं खड़े हो जाना चाहिए? लेकिन भाजपा पर जो आरोप लगाए जाते हैं हर बार कि आप जो है फिल्में केवल चुनाव के समय पर लाते हो, क्या ये सही है? और दूसरा, हर 6 महीने में तो चुनाव लगे हैं, तो चुनाव कब जो है चुनाव को रोका जाए और कब कैसे फिल्म आए? क्योंकि फिल्म तो आज चुनाव लगा है 6 महीने में, कहीं ना कहीं तो चुनाव होते ही रहते हैं, साल भर 365 दिन चुनाव ही चलते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो फिल्म कब जो है किस डेट को, किस समय, कैसे निकाली जानी चाहिए, कैसे तय हो पाएगा? जी देखिए, भारत के अंदर इस समय ये आप ये समझो कि भारत में बहुत हजारों हिंदू संगठन और सब अपनी अपनी बात कहते हैं। ऐसे मुद्दों पे 5 संगठन भी आपको नहीं मिलेंगे जो एक हो जाए। इसलिए हमारा उत्पीड़न, हमारा दमन होता है। भारत में हिंदू संगठन 5 भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपस में एक मुद्दे पे एक हो जाए। मैं पहले भारत जी से जान लेता हूँ भारत जी के क्या विचार हैं, उसके बाद मैं आपसे करता हूँ। जी भारत जी। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। भारत के अंदर हमें पहले ये देखना होगा कि हमारे देश के अंदर कितने ऐसे आतंकी संगठन सक्रिय हैं। सबसे पहली बात, इस समय अगर एनआईए की रिपोर्ट अगर देखी जाए कि हमारे भारत के अंदर करीब 35 से ज्यादा ऐसे आतंकवादी संगठन अभी भी सक्रिय हैं। हम अगर ये सोचे, इस चीज को अगर जोड़े कि चुनाव से लेकर के या किसी धर्म मजहब से लेकर के, तो देखिए, एक क्राइम करने वाला एक व्यक्ति जरूर हो सकता है, एक धर्म से रिलेटेड जरूर हो सकता है, परंतु जिसके साथ क्राइम हो रहा है, जिसके साथ दिक्कत हो रही है, जिसके साथ उसकी जान से उसके साथ खेला जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो एक मनुष्य है, वो एक भारतीय है। इससे पहले हमें सभी संगठनों को ये सोचना पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई भी संगठन हो, इसके लिए हमें सबको आगे आना पड़ेगा। देश की आजादी में किसी एक व्यक्ति ने लड़ाई नहीं लड़ी, सभी ने लड़ी, तब देश आजाद हुआ। इसी तरह से हमें इन चीजों से लड़ने के लिए भी एक होना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि मैं हिंदू, मेरी हिंदू बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मुस्लिम बेटियों की रक्षा कौन करेगा? अगर कोई मुस्लिम कहे कि मैं मुस्लिम बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हिंदू बेटियों की रक्षा कौन करेगा? तो देखिए, यहाँ पर ये एक भारत की बात है, एक देश की बात है, किसी जाति, धर्म और किसी
पर्टिकुलर पार्टी की नहीं है। यहाँ पर जो बात है, जो 32,000 जो बहनों के साथ में जो दरिंदगी की गई, वो किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है। आप उसको पीछे जाके देखिए, वहां पर हिंदुओं के साथ साथ और भी धर्मों की, ईसाई धर्म की भी बेटियों के साथ हुआ है। तो क्या हम सबका फर्ज ये बनता है कि ये तो मुस्लिम है भाई, हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे, या ये ईसाई है हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे, या ये हिंदू है इसकी रक्षा नहीं करेंगे? हमारा कर्तव्य, परम कर्तव्य ये है कि हम हिंदू हैं, तो ये हमारा परम कर्तव्य है। दूसरा हमारा कर्तव्य है देश के अंदर कि हम पहले तो हिंदुस्तानी हैं, देश के नागरिक हैं। अगर देश के एक नागरिक पर कुछ अगर सवाल खड़े हो रहे हैं, या उसके साथ में कहीं दरिंदगी हो रही है किसी बेटी के साथ, तो हमें सबको मुट्ठी बन के आगे आना पड़ेगा। बार बार मैं यही बात कहता हूं सभी से, सारे संगठनों को एक होकर के इन आतंकी संगठनों से लड़ना होगा। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, तब तक इस देश में यही चीजें होती रहेंगी। अगर हम सोचे कि भाई हम हिंदू तो हम अपनी बेटियों की रक्षा कर सकते हैं, तो दूसरे के साथ भी तो वही हो रहा है, क्योंकि वो भी तो भारत में रहती हैं। तो भारत से बाहर भी तो उनकी बेइज्जती हो रही है, भारत से बाहर भी तो उनके साथ वही हो रहा है। तो हम सब भारतीयों को एक होना पड़ेगा, ना कि किसी एक व्यक्ति को। और ना ही कभी एक व्यक्ति कभी कुछ कर सका है और न कर पाएगा, ये सभी जानते हैं। यहाँ बीजेपी या कांग्रेस, बसपा, सपा, अन्य जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि सब मिलकर के, एक होकर के इन सभी बहनों के ऊपर हुए अत्याचार के ऊपर कठोर से कठोर नियम बनाए। और इस देश से जो आतंकी संगठन, अभी 35 आतंकी संगठन हैं जो हमारे देश में सक्रिय हैं, मैं लिखित में बोल रहा हूँ इस बात को, अगर नहीं पता तो, अगर इन सबको रोकना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। अभी हम डिबेट में बैठे हैं, हम 10 भाई बहन, 10 भाई होंगे ना, तो 10 की सोच अलग अलग होगी, एक नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हमें देश के बारे में सुरक्षा प्रदान करने के लिए आगे आना पड़ेगा। और सारे के सारे आपके लिए है, एटीवी न्यूज चैनल के दर्शक की तरफ से एक सवाल है आपसे भारत जी, कि आतंकी कौन है? वो कहते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि आतंकी कौन होता है। स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, हमारे एक दर्शक जो है पूछ रहे हैं कि आखिर आतंकी होता कौन है, ये बताइए जी। आतंकी, देखिए मैं एक छोटे से शब्द में ही आपको बता सकता हूं। आतंकी कोई मनुष्य तो नहीं हो सकता मेरी नजर में, कोई जानवर, कोई हैवान, कोई शैतान ही हो सकता है, मनुष्य नहीं हो सकता। अगर वो मनुष्य है तो उसके अंदर ये आतंक वाली शब्द का तो इस्तेमाल हम कर ही नहीं सकते, अगर वो मनुष्य है तो। क्योंकि मनुष्य अगर है तो आतंकी नहीं हो सकता, अगर वो आतंकी है तो वो मनुष्य नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। और जो आतंकी होता है उसका धर्म बेशक जरूर से वो कनेक्ट हो अपने से, परंतु मेरी नजर में उसका कोई धर्म नहीं है। उसको तो बीच चौराहे पे, जैसे सऊदी अरबिया के अंदर होता है, बीच चौराहे के अंदर उसको फांसी लगा देनी चाहिए मेरी नजर में। जी, हमारे साथ में सांसद जगदम्बिका पाल जी के प्रतिनिधि मौजूद हैं, राजेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। राजेश द्विवेदी जी, केरला स्टोरी पर जो सियासत हो रही है, क्या वो होनी चाहिए? जो सियासत पूरे देश में जो चल रही है, और जो पूरे देश में जो है जो सियासत का एक जो है चक्रव्यूह जो रच दिया गया है, वो क्या जरूरी था जी? पैनल में जुड़े हुए सभी भारत माता के बेटे को, सभी को वंदे मातरम। आज मैं बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार जो है सनातन धर्म के ही बेटियों के साथ में, सनातन धर्म के बेटों के ही साथ में इस देश में ही देखिए या अन्य देशों में देखिए, केवल अत्याचार केवल सनातन धर्म के परिवार के लोगों के लिए ही होता है। और आतंक का रूप एक कोई बनता है या आतंकी कोई बन करके कोई घटना करने का काम करता है, तो वो आतंकी मुस्लिम परिवार का बेटा ही निकलता है। इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार जो उन लोगों ने किया है, इसमें कांग्रेस और जो है बंगाल में ममता बनर्जी पार्टी की अहम भूमिका है। जो कम्युनिस्ट के लोगों के द्वारा इन लोगों का मनोबल बढ़ाया जाना ही जो है आतंकवाद को बढ़ावा देना होता है। अब आ जाइए, आप लोग जो है कि हमारे सनातन धर्म के परिवार को, बहन बेटियों को फुसला करके धार्मिक परिवर्तन कराना, आतंकी
कार्यक्रमों में जोड़ना, ये जो गरीब परिवार की बहन बेटियां हैं जो घर से निकल करके अपने जीविका को उपार्जन करने के लिए कहीं जाने आने का कार्य करती है, उन बहन बेटियों को फुसला करके ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले आतंकी संगठनों के द्वारा बहन बेटियों को जो है इस्लामिकरण कराया जाता है। आज भारत देश में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, जो संख्या थी वो भारत में सनातन धर्म की संख्या थी, और हमारे पाकिस्तान में भी हिंदुओं की संख्या कम नहीं थी, लेकिन वहाँ के हिंदुओं को जो है इस्लामिकरण बना दिया गया, मुसलमान जबरन बना दिया गया, उनके बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। इसके लिए ना कांग्रेस कभी बोलती, ना ममता बनर्जी के लोग बोलते, ना कम्युनिस्ट से संबंधित लोग बोलते हैं। ये तो भारत के सभी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो है देन है कि आज हमारा सनातन धर्म का बेटा जागृत होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है। अभी इस चैनल के माध्यम से जो भाई हमारे कह रहे थे कि मैं किसी इंसान के बेटे को जो है नहीं मानता, आप इस चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, कोई एक बेटा बता दीजिए कि सनातन धर्म का व्यक्ति जो है आतंकी बन करके किसी देश के ऊपर प्रहार किया हो। अरे आतंकी कोई बना है तो कम्युनिस्ट के पार्टी के परिवार और इस्लामीकरण से जुड़े हुए व्यक्ति ही आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। कश्मीर की घटना को आप देख लीजिए, बंगाल में आप देख लीजिए, आप बिहार में, केरल में देख लीजिए, सऊदी अरब में भी मुसलमान रहते हैं, वहां का तो कभी कोई आतंकवादी जो है मुसलमान जो है नहीं निकला है। मैं यही जानना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में केवल पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश कुछ देशों को जो है हिस्सा छोड़ करके बाकी पूरी दुनिया में बहुत सारे देश है जहाँ मुसलमान रहते हैं, लेकिन उन देशों से आतंकवादी क्यों नहीं निकलते हैं? कभी आपने आज तक एक व्यक्ति का नाम सुना है जो सऊदी अरेबिया से कोई मुसलमान आतंकवादी बन गया हो? जी मैंने तो नहीं सुना है। पढ़ा लिखा परिवार जो इस देश में रहता है, हिंदू हो या मुसलमान हो, देश के प्रति सच्चा हितैषी है, वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है, वो मुसलमान कभी आतंकवाद में नहीं जा सकता। लेकिन जो पढ़े लिखे शिक्षित परिवार नहीं है, जिनको देश के लिए जो है केवल एक खतरा बन करके पैदा करना, चाहे वो राजनीतिक व्यक्तियों की शरण में जाकर के ममता बनर्जी लोग जैसे लोग दंगाई कराने का काम करते हैं, ऐसे लोग इस्लाम के बेटे। आप बता तो दीजिए, मैं अभी से पूछना चाहता हूँ कि जो भी आतंकी संगठन में पकड़े गए लोग हैं, कोई सनातन धर्म का बेटा एक भी व्यक्ति बता दीजिए कि इस्लाम का ही बेटा तो बन रहा है आतंक। मैं कह रहा हूँ इस्लामिक के शिक्षा मदरसा में होता है, मस्जिदों में जो है नमाज पढ़ते हैं, मौलानाओं के लोग उनको शिक्षा क्यों नहीं देते कि बेटा देश के लिए राष्ट्रवादी बनो, आतंकवादी मत बनो। लेकिन इसको लेकर के तो आपको जो है, आपकी सरकार है, आप केंद्र में है और इसको आप बेहतर से कर सकते हैं। हमारी सरकार आई है तभी तो मजबूती मिल रही है। हमारी सरकार आने के पश्चात में पूरे भारत देश में दंगा मुक्त भारत देश बन रहा है। हमारे भारत देश में सर समाज के लोगों के लिए कार्य हो रहा है, विकास हो रहा है। जहां तक आपने अभी कहा कि 32,000 बहन बेटियों के लापता होने का जो और ये धार्मिक उन्माद का कार्यक्रम कराया गया है मित्रों, निश्चित है वो गरीब बहन बेटियों के साथ में ये एसआई और कम्युनिस्ट के लोगों के द्वारा बहन बेटियों को बहला फुसला करके जो है सवाल करना चाह रहे हैं, उन्होंने हालांकि उंगली उठाई थी किया गया बहन बेटियों, और इसकी जांच होगी, जांच होने के पश्चात जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई होगी। जी द्विवेदी साहब, मनोज जी का कोई सवाल है और मनोज जी आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन जो है करना चाह रहे हैं? जी मनोज साहब। हमारे मित्र और वरिष्ठ समाज सेवी भारद्वाज जी ने भी ये कहा और अभी द्विवेदी साहब ने भी कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है हिंदुओं के साथ ये नहीं हो रहा, अत्याचार नहीं हो रहा, कहीं पे जुल्म नहीं हो रहा। दो चीजें हैं, पहली बात तो ये कि हर चीज को हम हिंदू और मुस्लिम में नहीं बांट सकते। पहली बात, बेटी बेटी होती है, देश से बाहर जहाँ पे भी इज्जत वो उतरती है तो वो देश की उतरती है। दूसरी बात, अब बात आती है भारद्वाज जी और द्विवेदी साहब के ऊपर। अगर ऐसी बात है कि भाजपा के बाद देश में कई दंगे नहीं हुए हैं, जब भी अभी राम जो रामनवमी के ऊपर जो भी कार्यक्रम हुए थे उनपे बहुत सी जगहों पे पथराव हुए, बहुत सी जगहों पे और कुछ दंगे फसाद हुए, उनमें क्या हुआ। तीसरी बात, अगर इन्हें लगता है कि इनके आने के बाद हिंदुत्व सनातन को मजबूती मिली है, सबका विकास हुआ है,
मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे एक बार पहले भी डिबेट में मैंने इनसे पहले भी कहा था, इस बात पे कभी मैं डिबेट आप इसी करवाइएगा डिबेट के माध्यम से मैं आदरणीय संदीप जी आपको सादर प्रणाम करता हूं और मैं कहना चाहता हूं, साहब आपकी बात शांति से सुनी गई, 2 मिनट सुन लीजिए करके आपसे निवेदन है। बिहार में जो दंगा हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। अरे सुनिए तो सही, सुनिए तो, सुनने की थोड़ी क्षमता रखिए ना, आप कहने की क्षमता रखिए। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप जो है गलत चीज का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने तो इस्तेमाल किया ही नहीं है अभी, मैं तो नहीं, हम सुन लेते हैं पहले मनोज जी पूछना आखिर क्या चाह रहे हैं, आपको डर किस चीज का है द्विवेदी साहब, आपको किस बात का डर है कि मनोज जी ऐसा कोई सवाल पूछ लेंगे क्या जिसका उत्तर आपके पास नहीं होगा? नहीं, शुरू हो जाते हैं। हमको किसी प्रकार का डर नहीं है, हमको यही है कि जो विकास करता हो, जो हर समाज को लेकर के चलने का काम करता हो, उसको देश में अच्छा कार्य करने के लिए जो है नहीं, विपक्ष के लोग जो है आतंकवाद को ही बढ़ावा देते हैं, हमेशा घटनाएं कराते रहते हैं। चैत्र रामनवमी के दिन एक बार मनोज जी को पहले सुन लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा आते हैं। मान्यवर द्विवेदी जी, सुनने की क्षमता रखीजिए। उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी बढ़ावा जो दे रही है ना, वो किसी और को दे रही है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा मत दीजिएगा, उनकी बात को पहले ध्यान से सुनिएगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। बेटी चाहे मुस्लिम की हो चाहे हिंदू की हो, बात वो है, बात को सुनिएगा जरा। बीजेपी के लोगों के पास सुनने की क्षमता नहीं होती है। जी जी जी, पत्रकार साहब एक बात कहना चाहूंगा थोड़ा सा। जी पहले मनोज जी को हम सुन लेते हैं कि मनोज जी क्या कहना चाह रहे हैं। जी द्विवेदी जी, मैं ये कह रहा हूँ, जो बड़ा छाती ठोक के बोलते हैं कि भाजपा के आने के बाद ये हो गया, भाजपा के आने के बाद वो हो गया, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। ठीक है, मुस्लिम और हिंदू दोनों एक अलग चीज है ना, 100% मुस्लिम बुरे होते हैं ना 100% हिंदू सही होते हैं, और इसके उदाहरण हर जगह पे। हिंदुत्व के ऊपर जब बात आती है, सबसे पहले विरोध करने वाले भी बहुत से लोग हिंदू ही होते हैं, एक बात। दूसरी बात, जब बात केरला स्टोरी जैसी फिल्में बनती हैं या अपनी कश्मीर फाइल जैसी फिल्में बनती हैं, तो उनका विरोध भी बड़े पैमाने पर होना शुरू हो जाता है। तीसरी बात, अभी कुछ दिन पहले पठान मूवी आई थी जिसमें भगवा कलर के ऊपर बात हुई थी, आज तक उसकी ये जांच नहीं हुई कि वो शुरू कहां से हुआ और किसने उसको शुरू किया, उसका प्रोपेगेंडा क्या था। लेकिन उस पे आके हर किसी ने अपनी छाती पीटी। जब भगवा का काम है तो भाजपा वालों ने भी आके अपनी रोटियां सेकी। जब भी बात किसी धर्म से जुड़ी हुई आती है तो हर कोई आके अपनी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर असल में देखा जाए, मलिक साहब एक मिनट, असल में अगर देखा जाए तो अगर वो हिंदुत्व के इतने हितैषी हैं तो क्यों नहीं हिंदुत्व के लिए कोई ठोस कदम उठाते हैं? क्यों बार बार किसी भी राज्य में हिंदुत्व के ऊपर हमला होता है, कहीं पे हिंदुओं के सर काट दिए जाते हैं, कहीं पे बेचारे साधुओं की हत्या पीट पीट के कर दी जाती है, कहीं पे कुछ होता है। लेकिन सुनिए मेरा सवाल, मलिक साहब मेरा सवाल, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हूँ, ना मैं हिंदू के बारे में बोल रहा हूँ, ना मैं मुस्लिम के बारे में बोल रहा हूँ। फैक्ट दोनों चीज से होते हैं। सच्चाई हमेशा क्या होती है, एक सच्चाई जी अब आते हैं, अब आपसे कि आपकी होती है और आप मुझे केवल आप असलियत पे नहीं मनोज जी जो पूछ रहे हैं, मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप मुसलमानों के लड़ने की बात करते हैं तो आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी के सामने केवल एक ही मुस्लिम है जिसको बी टीम बोला जाता है, वो है अकबरुद्दीन ओवैसी। इसके अलावा जितने भी आपके सामने लड़ने वाले चेहरे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, या अखिलेश यादव जी हों, या फिर मायावती जी हों, सभी हिंदू चेहरे हैं, कोई भी इसमें मुस्लिम चेहरा नहीं है। जितने भी नेशनल लीडर हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों या फिर वो अपने प्रधानमंत्री बात करते हो, दावे करते हो कि हम बनेंगे, या ममता बनर्जी हों, आपके सामने तो सभी लड़ने वाले हिंदू ही है ना भाई साहब। आप उनको तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये हिंदू नहीं है, वो भले ही मुसलमानों की बात करते हो लेकिन आपसे लड़ने वाले तो टोटली हिंदू हैं। जी देखिए केशव जी, जो आपका प्रश्न है उसके साथ साथ मैं इनका भी उत्तर दे देता हूं। जो मनोज जी पूछ रहे हैं, इनके द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार क्यों कार्य नहीं कर रही है और केंद्र की सरकार ने क्यों कार्य नहीं किया। तो मैं बताता हूं मनोज जी, कम से कम आप संविधान को पढ़ लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट होता है और स्टेट पुलिस जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। देखिए बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट क्या होता है वो आपको मालूम है। वहां केंद्रीय गृह मंत्रालय बिना उनके कहे
इंटरप्ट नहीं कर सकता, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये भी मालूम होना चाहिए, जब पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से स्थिति उत्पन्न हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की, अगर हम चाहते तो बहुत जल्दी कर लेते, लेकिन हमें इस प्रकार की इजाजत नहीं है, संविधान के द्वारा इस प्रकार की इजाजत नहीं दी गई कि राज्य सरकार के होते हुए, राज्य सरकार के पत्र बगैर भेजे हुए या राष्ट्रपति शासन के बगैर लगे हुए हम स्टेट से किसी सब्जेक्ट में अंतर कर सकें। वो पुलिस का सब्जेक्ट आता है, लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस उसमें देखने का उसका कार्य होता है, और पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो केरल राज्य की सरकार के नीचे जो पुलिस आती है उसके डीजीपी से आप सवाल कीजिए, बजाय कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से सवाल करने के। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। जो केशव जी का सवाल था ओवैसी पर, ओवैसी का और हमारा कोई संबंध नहीं है। ओवैसी एक इस प्रकार के है जो कि पाकिस्तान के पक्ष में लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, हिंदू धर्म के विरोध में बयानबाजी करते रहते हैं, इसलिए हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। केशव जी, मैं मलिक साहब से एक दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक चीज ये जो कानून के बारे में बता रहे थे, पहली बात तो क्या संविधान के अनुसार सारी चीजों को फॉलो किया जाता है? एक बात। दूसरी बात, केंद्रीय गृह मंत्रालय को इतनी पावर होती है कि डायरेक्टली किसी भी राज्य सरकार से वो जवाब तलब कर सकते हैं? जो डीजीपी होते हैं, आईजी होते हैं, आईपीएस कैडर के जितने भी अधिकारी होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं और उनसे वो जवाब तलब कर सकते हैं। थोड़ा सा समझे, ज्यादा आपको है, आपका मैं सम्मान करता हूँ। एक मिनट बीच में मत बोलिए, आप भी कृपया थोड़ा धैर्य रखिए। दूसरी चीज, अगर जैसे अभी आप बता रहे थे, जो फिर बात वहीं पे आ जाती है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर घूम के आ जाती है। कोई ऐसा ठोस काम, एक राम मंदिर को छोड़ के, वो एक चुनावी मुद्दा था, वो एक अलग बात है। हिंदुओं के हितों के लिए भाजपा सरकार ने क्या किया? क्या हिंदू पर्सनल लॉ बनाया, या मुस्लिमों के लिए क्या उन्होंने क्या कर दिया? अब बात ओवैसी की जब आप बोलते हैं, आप भी खुद अपने मुंह से कह रहे हैं वो पाकिस्तान के पक्ष में बोलता है, हिंदुत्व के खिलाफ बोलता है। आज तक क्यों नहीं एक्शन लेती आपकी सरकार उनके खिलाफ? क्यों उनको उपजा रही है? खुलेआम जो भी धमकी देता है केंद्र सरकार को देते हैं, देश के खिलाफ में बोलते हैं, के आधार पर एक्शन लिया जाता है, भाजपा की किताब के अनुसार एक्शन नहीं लिया जाता। हार्दिक पटेल के ऊपर देशद्रोह जैसे कानूनों के बारे में बात हो रही थी, जैसे ही भाजपा में शामिल हुआ वो गंगा नहा लिया, उसके सारे खत्म हो गए। जो भी देशद्रोही होता है, जो भी अपराधी होता है, जब वो भाजपा में नहीं होता है तो भाजपा कहती है ये हो गया वो हो गया, लेकिन जैसे ही वो भाजपा में सम्मिलित हो जाता है वो बहुत बड़ा सन्यासी बन जाता है। मलिक साहब, ये सच्चाई आप मान लो। जी एपीजे अब्दुल कलाम जी की तुलना किसी आतंकवादी से तो नहीं कर सकते ना। ऐसे ही किसी ऐसी तुलना मत कीजिए जिससे कि जनता हंसे। कलाम साहब के बारे में तो बोल ही नहीं रहे, कलाम साहब के बारे में तो बोल ही नहीं रहे हम। तो मैं आपको अलग चला जाएगा और मुझे लगता है कि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, मुद्दा अलग। मैं सिर्फ छोटी सी बात कहूंगा, मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, सिर्फ एक उदाहरण। मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा उदाहरण यह है कि एक मुख्यमंत्री हैं आसाम के, हेमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस में थे तो बहुत बड़े घपलेबाज थे वो, और बीजेपी में आते ही गंगा जी नहा लिए। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मेरे पास है, मैं बताता हूँ आपको। सुनिए जी, अब सुनने का प्रयास कीजिए। जो इन्होंने ओवैसी की और हार्दिक पटेल की तुलना कर दी, तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि हार्दिक पटेल ने पहली बात तो हिंदू धर्म के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया है, और अगर दिया हो तो मुझे निकाल कर दिखा दीजिए। पहली बात तो काल्पनिक तुलनाएं मत कीजिए, इस प्रकार की बातें करना बंद कर दीजिए। और दूसरी बात यह है, जो आपके द्वारा संविधान का विश्लेषण किया गया, आपको शायद बगैर संविधान पढ़े इतना ज्ञान कहां से आया मुझे मालूम नहीं है। तो ये जो गृह मंत्रालय का आपने कहा है डायरेक्ट आईजी डीआईजी किसी को भी तलब किया जा सकता है, तो बगैर स्टेट गवर्नमेंट के लेटर के, क्योंकि गृह मंत्रालय की जगह डिप्लॉयमेंट नहीं होती राज्यों के अंदर, उनको मालूम पड़ जाए क्या चल रहा है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट पुलिस होती है, उसका लेटर बकायदा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से केंद्र की गृह मंत्रालय को, उसके बाद मालूम पड़ता है। तो उसके बाद उसमें कोई प्रकार की जानकारी मांगी जाती है या फिर कोई ऐसी सूचना दी गई हो। जब केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचना नहीं मिली तो किस प्रकार से उसमें एक्शन लिया जा सकता था? और ये इंटेलिजेंस एजेंसी अलग अलग स्तर की होती हैं, केंद्रीय सरकार की भी होती है इंटेलिजेंस एजेंसी। हम भी बहुत चीजें देखते हैं, समझते हैं, ग्राउंड लेवल पे सर्वे भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपकी रिसर्च को अभी मैं बताता हूँ, आप सुन लीजिए अपनी रिसर्च।
आपने एक बार ये नहीं कहा कि केरल की सरकार की गलती थी, आपने एक बार आपके मुंह से मुझे ये सुनाई पड़ा कि केरला पुलिस की गलती थी। आप ये कह रहे हो बार बार कि केंद्रीय मैंने बिल्कुल कहा, मैंने बिल्कुल कहा कि केरल सरकार दूसरे चीज से जान लेते हैं। देखिए मुद्दा समय भी हो चला है, लेकिन साथ ही मुद्दे पर बने रहना है। जी, अलग मुद्दे पर भी बातचीत कर लेंगे। भाजपा पर बहुत सारे जो है अभी आरोप, क्योंकि आपको ही तय करना है, आप ही सत्ता में है, कहीं आप जाने वाले नहीं है, और बाकायदा जो है हर रोज जो है ये सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ आज तक नहीं है और आप जवाब देने के लिए बात हैं। लेकिन संविधान पढ़कर के आए ना आए। विप्रेश राणा जी, आप कैसे देखते हैं कि जब 3 लड़कियों की कहानी थी, चाहे 3 की हो या फिर 32,000 की, लेकिन उन कहानियों को रोकने के लिए जो है क्या क्या नहीं किया जा रहा है और क्या क्या किया जा रहा है, ये तो हम देश भर में देख ही रहे हैं। कहानी केरल की है, लेकिन केस पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी इस बार तो कम से कम सही जगह पर खड़ी है। विपक्ष का क्या रोल समय होना चाहिए? जी देखिए पत्रकार महोदय, पहली बार तो आपको प्रणाम करता हूं, और मेरे जितने पैनल में बैठे हुए हैं मैं सभी को प्रणाम करता हूं, और मेरे गुरु भी बैठे हुए हैं डॉक्टर एस एस भारत जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं इतनी देर से डिबेट को सुन रहा हूं, बीजेपी की तरफ से मलिक साहब बोले जा रहे हैं, और अभी एक जो द्विवेदी जी आए थे वो भी बोले जा रहे थे। अब एक बात बताइए, अभी बात आई थी कि सबसे ज्यादा सनातन धर्म की बेटियों पे ये चर्चा हो रही है, सबसे ज्यादा सनातन धर्म की बेटियों पे ही बलात्कार के केस लग रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब ये केस आया था हमारे पास 1 हफ्ते पहले, दलित समाज की बेटी थी, और लेकिन हम 32,000 की बात कर रहे हैं ना जी, आप मैं सर सभी की बात कर रहे हैं, ऊपर भी चर्चा कर लीजिए, लेकिन आज जो बातचीत हो रही है वो 32,000 बेटियों की बातचीत हो रही है। नहीं, वो नहीं सुनेंगे ना, वो हम सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो मैटर इनसे मेल नहीं खाता है। इन बेटियों को आतंकवादी बना दिया, आप समझ रहे हो ना इस बात को। एक होता है किसी का शोषण करना या फिर उसको प्रताड़ित करना, वो एक अलग विषय हो गया देश के अंदर, लेकिन उनको परोस देना उन जानवरों के आगे, इन बेटियों को तैयार करके, वो भी आतंकवाद के रास्ते पर। दूसरा, हिंदुस्तान की छवि खराब करने वाला, कि अभी तक पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की ही छवि सिर्फ खराब थी कि पाकिस्तान आतंकवादी जो है बस केवल पाकिस्तान की फैक्ट्री में बनते हैं। अब इससे बहुत बड़ी साजिश अपने देश के खिलाफ थी कि बेटियां, भारत के अंदर भी तो आतंकवाद जो है पनप रहा है, ये साजिश थी। आपको लग नहीं रहा है कि ये बुआ आ रही थी, और ये अगर फिल्म आ जाएगी बाहर तो उन लोगों के चेहरे खुलेंगे। उसमें डर कैसा है? भारत के मुसलमानों को क्या डर है? भारत का मुसलमान आतंकी अड्डा चलाता है क्या? जी बिल्कुल खुलेंगे सर जी, क्योंकि देखो जो गलत हुआ है केरल के अंदर, केरल की सरकार ने उस पर कोई भी एक्शन ना लेते हुए भी अपनी तोहनीत को उन्होंने बढ़ावा दिया है। अगर उनको ये देखो केरल के अंदर हुआ, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर कार्य होता है ना, तो बिना सरकार के, बिना उसकी मर्जी के कोई भी कार्य नहीं पनपता है, कोई भी कार्य नहीं पनपता है। जो भी बेटी के साथ हुआ, वहां पे सारी बेटियां जो जितनी भी थी, उन्होंने अपने दर्दवती कहानी भी को भी एक सोशल मीडिया के माध्यम से उसको आगे लाने की कोशिश की, लेकिन उसको भी वहां पे दबा दिया गया, उसको भी वहां पे दबा दिया गया। और एक और बात कहना चाहूंगा मैं कि आज तक जितनी भी बेटियां हमारे समाज में इस तरीके से जो कर रही हैं, उनको कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनकी बातों को दबा दिया जाता है, और जो व्यक्ति उसके सपोर्ट में जाता है और उसको भी जो गलत ठहरा करके उसको पीछे कर दिया जाता है। हम जैसे संगठन एक मानव के अधिकार के लिए जी रहे हैं और मानव के अधिकार के लिए कार्य करते हैं। जैसे दिल्ली में हुआ, केरल में भी हुआ, सब जगह ऐसा हो रहा है, दरिंदगी की सब जगह ऐसी है, लेकिन कोई भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होता। चाहे कोई भी सरकार हो, सब अपनी सरकार अपनी जो है कुर्सी बचाने के चक्कर में रहती है। चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे केरला की सरकार हो, चाहे कहीं की भी सरकार हो, चाहे बीएसपी सरकार आ जाए, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार आ जाए, मेरा कोई समाज किसी भी पार्टी से कोई मेरा ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक तो सिर्फ एक मानवता से है। मानवता के लिए आज तक किसी ने कोई भी कदम नहीं उठाया, ना ही मानवता के लिए किसी ने कोई बात की। सिर्फ बात करते हैं, तो सिर्फ किस पर बात करते हैं कि हमारी सुख कुर्सी ना चली जाए। आज तक इन्होंने बेटियों की जो इलाज के लिए कुछ काम किया, इन्होंने एक भी काम नहीं किया। इन्होंने जो है ये सिर्फ इस पर अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं, जो जितनी भी पार्टी के लोग होते हैं। एक भी व्यक्ति जो है बोलने के राजी नहीं होता किसी चीज के लिए, चाहे बेटी चाहे मुस्लिम की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो। बेटी बेटी होती है, आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, बेटी सबकी बराबर होती है। जब उंगली जब अपनी चिरती है ना, तब पता चलता है कि मेरे दर्द कितना हो रहा है।
उस बेटी से जाकर के पूछो कि उसको कितना दर्द हुआ था। उन बेटियों से जाकर के पूछो, 32,000 बेटियों से जाकर के पूछो कि उनके माँ बाप पे क्या असर पड़ा था। ये किसी के चर्चा नहीं होती ये अभी तक जो है, खाली सिर्फ एसएस भारत जी ने और हमारे एक और जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जब उन्होंने ये बात चर्चा की और किसी ने इस पर चर्चा की, बस सनातन के बारे में चर्चा करेंगे, बीजेपी ने क्या किया उस पर चर्चा करेंगे, बेटियों की लाश की चर्चा की आपने? अभी तक किसी ने भी चर्चा नहीं की इस चीज पे जो है, क्योंकि चर्चा करने लायक है ही नहीं ना, चर्चा करेंगे नहीं ये लोग, क्योंकि अपनी कुर्सी का हुआ है ना, चर्चा करेंगे कैसे? क्योंकि बीजेपी से जो इनको जो दबाव जुटना रहता है कि बेटा बोल मत देना, अगर बोल देंगे तो खटखड़ी हो जाएगी इन लोगों की। लेकिन हम नहीं डरते किसी से, हम मानवता के लिए जीते हैं और मानवता के लिए बात करते हैं, क्योंकि हमारा धर्म ही मानवता है। इंसानियत जाति क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ मानवता होती है। सनातन धर्म है, लेकिन मानवता सुन लीजिए। अब देखिए दूसरे लोग भी बैठे हैं, उनको भी सुनने का प्रयास कीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है वो मलिक साहब, मैं तो आपकी कई डिबेट देख चुका हूं। मलिक साहब, मैं तो आपकी कई डिबेट देख चुका हूं। कांग्रेस आदि के साथ करने का बिल्कुल मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैंने अभी सभी जातियों की सभी पार्टियों की बात की थी। अरे मलिक साहब, बोलने से पहले क्षमता भी रखिए सुनने की। आप किसी का बोलता कीजिएगा। आप हमेशा आप सभी डिबेट में दोषारोपण करते हैं, सभी डिबेट में दोषारोपण करते हैं, आप सभी डिबेट में रोज दोषारोपण करते हैं। आप सुनिएगा पहले, आप सभी डिबेट में दोषारोपण करते हैं, हर किसी पे आप उंगली उठा देते हैं। आप पे उंगली नहीं उठेगी क्या? आप पे उंगली नहीं उठेगी? आप जितना बोलते हैं आप दोषारोपण करते हैं। अभी मैं सुनवा देता हूँ आपको, अरविंद केजरीवाल की पोल खोलता हूँ आपको। अरे मैं तो सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, मलिक जी, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। एक मिनट मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ मलिक साहब, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। इसे मत दिखाओ मुझे, इसे मत दिखाओ, चोर जमीनी स्तर पे आ जाओ, चोर महोदय मेरी बात तो सुनो, जमीनी स्तर पे आ जाओ, जमीनी स्तर पे आओ। और जो भाईचारे की बात कर रहे हो, इसने तो हिंदुओं का सत्यानाश करके रखा है। बहुत आप मानवता दिखा रहे हो ना, अगर मानवता दिखानी है तो वहां दिखाओ ना, पाकिस्तान में जहां 22% हिंदू थे, केवल 1% रह गए, वहां तुम्हारी मानवता कहाँ गई थी? बहुत मानवता का पाठ पढ़ा रहे हो। अरे भारद्वाज साहब सुनिए, गर्म मत होइए भारद्वाज जी। अरे आप भी तो कुछ कर सकते हो, आपने क्या किया है? आप भी तो आप लोग सनातन के लिए बताइए ना भारद्वाज जी, आप तो सनातन का पट्टा पहन रहे हैं ना। गुजरात के अंदर, सुन लीजिए मेरी बात, गुजरात के अंदर एक ऐसा गांव है कि सभी अच्छी तरह से जानते हैं, उसके लिए उसका खुद का नियम चलता है, उसका खुद का नियम चलता है, उसकी खुद की सरकार चलती है। अगर इतना हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी उसको हटा के दिखा देना, उसके संविधान को हटा के दिखा देना, उसके गांव और उनके क्षेत्र में गुजरात में चल रहा है। अगर मानवता की बात करते हैं तो आप, अगर यदि तुम में इतनी हिम्मत है तो जाके प्रधानमंत्री को चैलेंज करो। प्रधानमंत्री है ना, आपको तो आप डिबेट में आपने नहीं किया, आप बताइए, आप जवाब दीजिए ना उस चीज का। आपने क्या किया? आप भी तो एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने क्या किया अभी तक ये बता दीजिए हमें। और हम अपने कार्य गिनाते हैं, हम अपने कार्य गिनाते हैं कि हमने क्या किया है, हम अपने कार्य गिनाते हैं। आपने क्या किया, आपकी कार्य गिना दीजिए मानवता के लिए। आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं, आपने कौन सा कार्य कर दिया अभी तक? बताइए मुझे यार। मैं मानवाधिकार सहायता संघ का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कौन सा कार्य किया है? बताइए आप मुझे, मानवता के लिए कौन सा कार्य किया आपने? बताइए मुझे आप। चिल्ला क्यों रहे हो? बहुत से लोग सिर्फ सनातन का ढिंढोरा पीट रहे हैं, सनातन का झुंझुना बजा रहे हैं, सनातन के नाम पे रोटियां सेकते हैं, लेकिन असलियत में कुछ बस रोटी खाने को मिल जाती है ना सनातन के नाम पे, बस और कुछ नहीं है। देखिए मैं एक ही बात कहता हूँ, कम से कम एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। इस प्रकार की भाषा का यहाँ प्रयोग मत कीजिए। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सभी भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें लाइसेंस मिला है, चिल्ला के बोला जाता है, आप हमेशा बोलते हैं, आप हमेशा बोलते हैं, आप अभी बोलते हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। बहुत डिबेट सुनी है मैंने आपकी, आप सभी को दबाने की कोशिश करते हैं, दोषारोपण करते हैं सभी पे। विप्रेश जी,
मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सभी भाइयों से, देखिए हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए देश है, उस देश से ऊपर कुछ नहीं होता। मैं सभी हिंदू संगठनों से भी यही चीज आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं कि देखिए क्या होता है कि हम हर जगह पर हिंदू जो है ना बहुसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक भी हैं हमारे देश के अंदर, बहुत सारी जगह हैं। वहां पर हमारे हिंदू संगठन वाले क्या करते हैं, जाकर के वहां पर हिंदू मुस्लिम के नाम से उपद्रव करने की कोशिश करते हैं। उपद्रव कैसे? गलत नारे लगाना, लोगों को भड़काना, लोगों को कुछ करना, इस तरीके से कर देते हैं। अब वहां क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो बेचारे पिस जाते हैं उसमें, वो पिस जाते हैं, वो पिस इसलिए जाते हैं कि उनके साथ एक ही चीज होती है कि वहां पर फिर वो वहां से भागने लगते, पलायन करने लग जाते हैं। तो देखिए हमें अपने धर्म को बचाने के लिए अपने धर्म के लोगों को जागरूक करना है, ना कि सामने वाले को हमें भड़काना है। ठीक है, पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी से, मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे और साथ मेरा में एक आसिफ निवेदन है, खान जी, जो आपके मानवाधिकार सहायता संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं, वो भी जो है जुड़ चुके हैं और वो क्या अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं इस फिल्म को लेकर के। आसिफ जी, आप कैसे देखते हैं फिल्म को बिना देखे बैन करने की मांग करना और फिर तथ्यों के साथ इस फिल्म का निर्माण किया गया, जिससे हमारे बहुत सारे जो है बच्चे आने वाले समय में बचेंगे और बेटियां सुरक्षित होगी। तो इसमें दिक्कत क्या है, समस्या क्या है फिल्म देखने में? और फिल्म से कोई चीज तय हो जाएगी क्या? अगर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट बना है ना, वहां जाना चाहिए इन लोगों को। जी आसिफ खान, आवाज पहुंच रही है आप तक? मुझे लग रहा है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। लेकिन एस एस भारत जी आज और मनोज जी, लेकिन ये दुर्भाग्य का हम कहेंगे कि आज जो है देश में केवल एक मूवी को रोकने के लिए सेनाओं जो है को आगे आना पड़ता है, सेनाएं बनानी पड़ती हैं। जब आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी उस समय ये सेनाएं नहीं थी, ये कहाँ चली गई थी ये सेनाएं? तब भी इसी तरह से घेराव कर लेते अंग्रेजों का, तो मुझे लगता है कि वो 300 साल के 3 साल भी नहीं रह पाते। लेकिन इतनी मशक्कत, इतनी मेहनत तब नहीं इन लोगों ने की, तब इतने जो है लोग नहीं थे आजादी के खिलाफ जो है ये बताने वाले कि आजादी के लिए हमें लड़ना चाहिए, आजादी हमें जल्दी मिल जाए ताकि इतने लोग शहीद नहीं होते। तब ये लोग कहाँ थे जो आज जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा भी खून बहा है इस आजादी में, इसमें उसमें तमाम तरीके के बयान आते रहते हैं। जी एस एस भारत जी भरत साहब। जी मुझसे पूछ रहे थे। केशव जी, आप हमसे था सवाल? जी जी बिल्कुल जी, एक बार रिपीट करेंगे दोबारा से? हाँ, मेरा यही सवाल था कि जिस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी, आज फिल्म को रोकने के लिए जो सेनाओं का गठन किया जाता है, पैसा लगाया जाता है और फिर एजेंडा जो है चलाया जाता है, ये लोग उस समय कहाँ थे जब आजादी की लड़ाई चल रही थी? उस समय ये संगठन कहाँ थे? और ये जो संगठन आज जो है किसी फिल्म को रोकने के लिए किसी संगठन पर बैन कर देंगे, ये तमाम तरीके की ये सब गलत चीजें, क्या ये विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं या फिल्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं? प्रोड्यूसर आने वाले समय में तय करेंगे क्या कि सरकार किसकी आएगी? जी देखिए क्या होता है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि उस समय पे हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो बहुत कम थी और उस समय जातिवाद नहीं था, धर्म का कोई ऐसा नाम नहीं था वहां पर उस समय पर जब देश आजाद हुआ था। आपको शायद पता होगा जब हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद का गठन किया था तो उसमें मुस्लिम नहीं थे क्या? सिख नहीं थे क्या? ईसाई नहीं थे क्या? हिंदू नहीं थे? क्यों, कौन नहीं थे देश की आजादी में? उस समय पर जाति धर्म नहीं था। जैसे जैसे ये जो हमारे देश की जो राजनीति, एकदम गंदी राजनीति मैं बोलूंगा इसको, गंदी राजनीति, जिनको 3 पैसे की ज्ञान नहीं है, उनको शिक्षा नहीं है, उनके ऊपर कुछ नहीं है, जो अंगूठा छाप है वो देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। तो ये जैसे जैसे राजनीति ऊपर उठती गई है ना, वैसे वैसे हमारे देश के अंदर जाति धर्म का महिमा मंडन शुरू हो बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात ये आती है कि
जब केरल को बोला जाता है बहुत ज्यादा शिक्षित राज्य है, शिक्षित राज्य के अंदर अगर 32,000 बेटियां गायब हो जाती हैं तो फिर कैसा शिक्षित है? मतलब अनपढ़ देखिए, और आपको जाहिलों एक का चीज राज्य है, ये तो कहने में आपको कोई मैं एक चीज समस्या और नहीं है। बताना चाहता हूँ। ये एक गणना बता रहा हूँ आपको। केरल के अंदर 54.7% कुछ जो है हिंदू हैं। दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है केरल के अंदर। तीसरी आबादी है ईसाइयों की। अगर जानकारी नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। दूसरी चीज, नहीं अगर नहीं, इसमें हम बिल्कुल ये देख रहे हैं जानकारी ना है। कि इसमें 32,000 हिंदू लड़कियां हैं, तो मेरे भाइयों सभी से सुन, एक चीज दिमाग लगाइए कि इसमें मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं। अगर हम यहाँ पर बैठकर सिर्फ हिंदू बेटियों के बारे में बोलेंगे तो क्या एक मुस्लिम बेटी वो भारतीय बेटी नहीं है, भारत की बेटी नहीं है? या ईसाई एक बेटी हमारे और आपके ये हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में एक नारी के इज्जत को तार तार किया गया, उसका इस्तेमाल किया गया? क्या कहीं पर भी किसी ने आवाज उठाई या कहीं पर भी किसी ने ये कहा कि एक भारत की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है? सिर्फ नहीं, उनको क्या करना है, राजनीतिक रोटी सेकनी है। और अरे हिंदू के साथ ये हुआ, मुस्लिम बोलेंगे अरे मुस्लिमों के साथ हुआ। भाई यहाँ सबसे पहले अगर देखना है तो आप देश को देखिए ना। ये मुद्दा ये जाति और धर्म का नहीं है, ये एक समुदाय का नहीं है, ये देश का मुद्दा है। हमारे देश से 32,000 लड़कियों को सीरिया और यमन में दफन कर दिया ले जा करके। इसमें समझने वाली बात है कि ये हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं है देश का, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। हिंदू संगठन वाले या कोई भी जो भी भाई हमारे लाइव में इसमें जुड़े हुए हैं डिबेट में, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये कोई छोटा मोटा एरिया का मुद्दा नहीं है, या सिर्फ एक केरल का मैं नहीं है, वही ये आपसे कह पूरे रहा हूँ, देश तो का सभी मुद्दा है। संगठनों को एकजुट होना चाहिए ना। एकजुट होकर बिल्कुल के होना जो चाहिए, संगठन पर इस बिल्कुल मूवी होना के खिलाफ चाहिए, खड़े हैं परंतु वो नहीं फिर होते, छवि खराब कर रहे हैं ना मुसलमानों की। परंतु जो नहीं होते, संगठन परंतु नहीं होते, एक नहीं होते हैं, जी एक नहीं जी होंगे, कभी नहीं होंगे। हमारे देश को, हमारे देश में देखो 200 साल अंग्रेज राज करके गए, हमारे देश पे 800 1000 साल मुगलों ने राज किया। कैसे किया? फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। आज क्या होता है, हिंदू भी 10-10 जगह बैठे हुए, मैं आपको रियल बता देता हूँ। आप किसी दूसरे समाज वाले को कुछ कह के दिखा देना, आपके ऊपर भी उंगलियां खड़ी कर देंगे लोग। तो जो जितने भी संगठन बनते हैं ना, ये सब जो बंटने के लिए बनते हैं कि ये संगठन में ऐसा नहीं होगा, अरे तुम हमारे व्यक्ति नहीं हो, उसके व्यक्ति हो, इसके व्यक्ति हो, उसके व्यक्ति हो, ऐसा होता है? एक संगठन बनाइए पूरे देश का, एक बात रखिए पूरे देश के लिए, सिर्फ और सिर्फ भारत से संबंधित, हमारे देश से संबंधित। ये मुद्दा किसी छोटी मोटी बात नहीं है, ये मुद्दा एक देश की मुद्दा है, एक देश का मुद्दा है। ये एक देश के ऊपर आ गया कि हमारे सिर्फ ये नहीं है कि भैया हिंदू लड़कियों के साथ हुआ या मुस्लिमों के साथ हुआ। ये हमारा जो मुद्दा है, ये भारत और भारत से बाहर जो आईएसआई जो बात संगठन हिंदुओं है की नहीं है, उसके आप खिलाफ समझ है। नहीं रहे हैं इस बात को। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, इस मूवी में समस्या क्या है आखिर? बेटियां अगर मुसलमानों की भी इसमें शामिल है तो मुस्लिम संगठन क्यों इसके खिलाफ खड़े हैं? पहली चीज तो ये है। और दूसरा, आप समझ रहे हैं कि इस देश के अंदर गलत कर रहे शोषण वाली हैं, अलग बिल्कुल बात है। गलत कर रहे हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल शोषण गलत कर अलग रहे विषय हैं। है। ये तो 32,000 बिल्कुल बेटियां हैं, बिल्कुल इनको आतंकवादी बनाए जाने के लिए इनको ले जाया गया था। कौन लोग हैं वो, कौन नहीं है? अगर फिल्म में, मूवी में कोई दिक्कत नहीं है तो क्या समस्या है? जो लोग इस मूवी के खिलाफ खड़े हैं वो आतंकवादी हैं या नहीं? चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनको आतंकवादी बोल बिल्कुल दीजिए। आतंकवादी हो सकते हैं, गलत सोच वाले हो सकते हैं, गलत विचार वाले हो सकते जी, हैं, गलत धारणा वाले हो नहीं, जो सकते इस हैं, मूवी का विरोध कर परंतु रहे हैं ये वो सारे के सारे देश के आतंकवादी हित हैं में या नहीं नहीं? हो सकते। जो इस मूवी का विरोध कर रहे हैं, जो इस मूवी का विरोध कर रहे हैं वो सभी के सभी आतंकवादी हैं या नहीं? अगर या तो वो दर्द देखना ही नहीं चाहते हैं। बेटी है ना तो देखो ना दर्द। मैं वही तो मुद्दा उठा बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल गलत कर रहे हैं, वो 32,000 बिल्कुल बेटियां अगर गलत है। चली गई हैं, उनके लिए देखने के ये लिए पूरा मुद्दा देश मैं तैयार सभी क्यों से नहीं कह है? रहा हूँ, ये हिंदू जी मुस्लिम सिख ईसाई का मुद्दा नहीं है, ये एक देश का मुद्दा है, भारत का मुद्दा है। और जो इसके खिलाफ विरोध कर रहा है वो गलत है। उनको आना चाहिए ना, उनको सामने आना चाहिए और उनको ये बोलना चाहिए कि हम साथ खड़े हैं। बहुत सारे मुसलमान, ऐसा नहीं है कि खड़े नहीं है। इस मूवी में बहुत सारे मुस्लिम, बहुत सारे बोलते हैं बिना बिल्कुल देखे कैसे बहुत तय है, कर सकते हो? पहले मूवी देखो। बहुत और है, मूवी के बहुत है। डायरेक्टर ने साफ कहा है, सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्म को नहीं दे देता है चलाने के लिए। सेंसर बोर्ड पर कल को पता है कि वो लोग जेल जाएंगे अगर कुछ भी गलत दिखाएंगे। तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट लॉ एंड ऑर्डर है, तो उसके लिए जो है इस मूवी को पहले चलने दो। गलत क्या है सही क्या है वो बाद में दिख जाएगा। अगर उसमें गलत बिल्कुल दिखाया जा रहा है पाकिस्तान मुसलमानों की अगर छवि को गलत दिखाया जाएगा तो उसमें दिक्कत क्या है भारत के मुसलमान को? पाकिस्तान में बिल्कुल मुसलमान अगर दिखाया जाएगा ना गलत, जी, वो अगर अल्लाह अकबर बोल करके ताज होटल पर हमला करेंगे तो गलत नहीं दिखाया जाएगा, उसमें दोनों चीजें बिल्कुल दिखाई दिखाया जाएंगी। जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल उसमें समस्या क्या है? वहां पर भारतीय मुसलमान का तो नाम नहीं जोड़ा जा रहा है कि नहीं भारतीय मुसलमान गलत कर रहा है साहब, ये वाली चीज जो है ये गलत है, इसको मीडिया गलत दिखा रहा है। बात ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि मुसलमान अगर इस देश के अंदर गलत है तो सऊदी अरबिया का मुसलमान गलत क्यों नहीं है, जहां से इस्लाम का उदय हुआ है?
हम मुसलमानों को गलत होने की बात जब करेंगे तो इसमें एपीजे अब्दुल कलाम सर भी आएंगे, इसमें हमारे मीर अब्दुल हमीद भी आएंगे, इसमें अशफाकुल्लाह खां भी आएंगे। हम मुसलमानों के गलत होने की बात या उनके सही होने की बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि हम चेहरा दिखा रहे हैं पाकिस्तान के मुसलमानों का। अब वो टोपी पहन रहे हैं या उनका जो है अपना नारा है, अगर उस नारे और टोपी के साथ दिखाया जा रहा है तो क्या किया जा सकता है इसमें? तो भारतीय मुसलमान अपने आप को उसमें क्यों जोड़ रहे हैं? जोड़ना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी संगठन के बहकावे में आकर के अपने आप को जोड़ रहे हो तो अलग कर लीजिए। समझते गया उसमें 32,000 बेटियों में बहुत सारी बेटियां, आपकी बात सही है, मुसलमान भी थी, बौद्ध भी थी, क्रिश्चियन भी थी, हर वर्ग की बेटियां थी। तो सभी को देखने का जो है देखना चाहिए, सभी को स्वागत करना चाहिए ऐसी मूवी का। साहस कर पाते हैं ऐसे डायरेक्टर और ऐसे प्रोड्यूसर कि उनको पता है सरतन से हो जाएगा आज नहीं तो कल। इस ऐसे नारे और ऐसी जिहादी सोच के खिलाफ खड़े होकर के फिल्म बनाना कोई आम बात है क्या इस देश के अंदर? आपको पता है इस देश में क्या हो जाता है? जरा सा बयान दे दो और उसके बाद में जो है एक टेलर की राजस्थान में हत्या हो जाती है, कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है। इस देश में क्या नहीं हो जाता है जी? देखिए, भारत साहब तकलीफ तो है ना देश को, थोड़ी सी तकलीफ है, लोग बहकावे में ना आए जी। इस मूवी के अंदर कहीं पर भी किसी धर्म का नाम नहीं लिया गया है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो फैक्ट है वो रियल है। इस मूवी के अंदर किसी धर्म का नाम नहीं लिया है, परंतु धर्मांतरण का नाम जरूर लिया है। धर्मांतरण का नाम जरूर लिया है, किसी एक धर्म के लिए नहीं। वहां पर मुस्लिमों ने हिंदू धर्म के अंदर भी आई हैं और हिंदू मुस्लिमों के धर्म के अंदर भी आई हैं। तो ये किसी धर्मांतरण नहीं होता, वो घर वापसी होती है। और धर्मांतरण वो होता है जो जबरन धर्मा फुसलाकर पैसे देकर लोग लालच के चलते जबरन कराया जाता है। धर्मांतरण और घर वापसी में अंतर मालूम नहीं है आपको? नहीं, लेकिन इसमें विदेशी लोगों का हाथ दिखाया गया है। पहले सुन तो लीजिए जी। जी, इसमें विदेशी शक्तियों का जरूर नाम दिखाया गया है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें ऐसी विदेशी ताकतों के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। हिंदू और मुसलमान छवि खराब हो रही है, अगर इसे बचाना है तो हमें विदेशी ताकतों के खिलाफ जम करके लड़ना होगा, चाहे वो खालिस्तान का मूवमेंट रहा हो, चाहे वो कोई मूवमेंट, बाहर के लोग पैसा लगाते ही है, तो हमें उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हमें उनमें अपना हिंदू और मुसलमान नहीं देखना है। इसको लेकर के सभी संगठन एकजुट कुछ मुद्दों पर तो हो जाओ, इस देश में छवि बेहतर बन जाएगी। सरकारें तो लड़ाने का काम करती हैं, छिपाने का काम करती हैं, सब जानते हैं, सरकार किसी की भी हो, तो लोग तो खड़े हो सकते हैं ना एक साथ, पढ़े लिखे हैं, साक्षर है। कैसे होगा महाराज? जी मनोज जी, मनोज जी 2 मिनट बचे हैं डिबेट में और मैं चाहता हूं कि आप कैसे इसको देखते हैं। और भारत जी से भी मैं चाहूंगा कि वो जो है इसी के साथ में डिबेट को भी खत्म करें, क्योंकि शाम को हम फिर 10 बजे जो है लोगों से रूबरू होंगे और फिर हम चर्चा जो है इसमें रखेंगे। जी, मैं भरत साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बेटियां सिर्फ हिंदू या मुस्लिम या ईसाई नहीं है, ये बेटियां हैं और भारत की बेटियां सभी धर्मों से सम्मिलित हैं। एक बात, अभी आपने क्वेश्चन किया था इसमें शुरू में कि इतने ही संगठन अगर आजादी के समय खड़े होते तो कुछ अच्छा होता। आजादी के समय किसी को अपनी अपनी जाति और धर्म की नहीं पड़ी थी। आजादी के समय सिर्फ देश आजाद होना था, इसलिए वो देश की बात थी, हर कोई उसमें आगे आना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, राजनीतिक संगठनों ने अपने अपने फायदे के लिए स्वर्ण, शूद्र, दलित इनमें सबको बांट दिया। हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, SC ST फलाना ढिमका सब उसमें घुस गए। हर कोई उससे पहले ना धर्म था और जाति किसकी तरह राजनीतिक पार्टी के ऊपर बात